वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूँ एक और नई एजुकेशनल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनका चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड सेकंड यूरोपियन यूनियन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमको बताया है कि 1990 का जो पीरियड था ये बायपोलर सिस्टम पीरियड था, जिसमें कि वर्ल्ड पर दो कंट्रीज का कंट्रोल देखने को मिलता है। एक कंट्री थी यूएसएसआर और एक कंट्री थी यूएसए। ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब 1991 में जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद वर्ल्ड पर हमको यूनिपोलर सिस्टम देखने को मिलता है। मींस एक कंट्री का कंट्रोल देखने को मिलता है और यहीं से हमको यूएस हेगेमोनी जो वर्ल्ड पर थी वो दिखाई पड़ती है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में जिनका ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो पावर्स जो हमें दिए हैं हमारे चैप्टर में। सबसे पहले दिया है यूरोपियन यूनियन, जिसका ओरिजिन हुआ यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा यानी यूरोप में, और दूसरा आसियान, जिसका की ओरिजिन हुआ एशिया में, एशियन कंट्रीज के द्वारा। आसियान का फुल फॉर्म मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं अल्टरनेटिव सेंटर्स के बारे में और ये देखेंगे कि किस तरीके से इनके अकॉर्डिंग यानी इनको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में इनकी हमें संभावना देखने को मिलती है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन को हमें देखना है तो हमको सबसे पहले यूरो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखना होगा। तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की कंट्रीज की कंडीशंस को। हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इट वाज डिस्ट्रॉयड वेरियस assumptions एंड स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोपियन हेगेमोनी हैड बीन बिल्ट। हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उन सभी मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था जिनके आधार पर यूरोपियन कंट्रीज के जो रिश्ते थे, आपसी संबंध थे, वो बने हुए थे। इनको पूरे तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रॉय हुआ और पूरे तरीके से ये जो मान्यताएं थी, ये जो संबंध थे, ये समाप्त हो गए। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 1945 के बाद जो यूरोपियन इकोनॉमीज थी यानी यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमीज थी वो भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो सारी इकोनॉमी पूरे तरीके से समाप्त हो गई। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि द वॉर आल्सो डिवास्टेड द assumptions एंड फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी वाज बेस्ड। हम ये भी देखते हैं कि साथ साथ में जितनी भी मान्यताओं और व्यवस्थाओं के आधार पर यूरोपियन कंट्रीज खड़ी थी वो सारी की सारी मान्यताएं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरे तरीके से समाप्त हो गई थी। और इसी वजह से जो यूरोपियन लीडर्स थे उनके सामने एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या यूरोपियन कंट्रीज उन्हीं पुरानी मान्यताओं को आधार रखकर आपस में एक दूसरे से दुश्मनियां निभाएंगी या फिर वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखकर अब नए रिश्ते बनाएंगी, अब वो नए संबंध बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो था वो यूरोपियन लीडर्स के दिमाग में चलना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड कंडीशन की तरफ जा चुके थे। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई और इस स्थापना में जो यूएस था उसका क्या रोल था ये भी हम लोग जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1945 के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके आपसी जो मेल मिलाप थे, उस आपसी मेल मिलाप को जो
हेल्प मिली, उसको जो मदद मिली वो मिली कोल्ड वॉर की कंडीशंस के थ्रू। कोल्ड वॉर की कंडीशंस के थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको इसके लिए हेल्प हुई कि वो आपस में एक दूसरे से अपने रिलेशन बना सके। और इसी के तहत अमेरिका जो था उसने मार्शल प्लान के तहत ये काम किया। हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में देख लिया था मार्शल प्लान के बारे में कि मार्शल प्लान एक ऐसा प्लान था जिसमें यूएस ने इनिशिएटिव लिया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रॉय हुई है उसको दोबारा रीबिल्ड की जाए। और उसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए यूएस ने एक ह्यूज अमाउंट जो था वो यूरोपियन कंट्रीज को प्रोवाइड किया था। इतना ही नहीं, यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज के तहत ही एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के द्वारा फॉर्म की गई थी इसीलिए ताकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देने के लिए ही यूरोप में नाटो का फॉर्मेशन हुआ था। किसके थ्रू? अमेरिका के थ्रू। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मार्शल प्लान के तहत एक और नई ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका नाम था OEEC, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OEEC। OEEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, इसीलिए ताकि यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प दी जा सके। इससे यूरोपियन जो देश थे उनमें ट्रेड और इकोनॉमिक मैटर्स को लेकर एक दूसरे का सहयोग बढ़े, एक दूसरे को हेल्प मिले। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम हुआ और इसका बेनिफिट भी देखने को मिलता है, इमर्ज्ड ए फॉर्म फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप, द काउंसिल ऑफ यूरोप कब सेटअप हुई? 1949 में। इसको इसीलिए स्थापित किया गया ताकि जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनके साथ साथ पॉलिटिकल रिलेशंस को भी डेवलप किया जा सके, पॉलिटिकल रिलेशंस को भी बिल्ड किया जा सके बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज। और इसके साथ एक चीज और हुई, वो थी फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसकी स्थापना 1957 में हुई। और इसके तहत जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें और आपसी सहयोग बिल्ड हुआ। इसके साथ साथ क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट यानी यूरोपियन पार्लियामेंट का भी गठन हुआ जिसने की यूरोपियन कंट्रीज को एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रक्चर है, वो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा प्रोसेस है वो देखते हैं। जो यूरोपियन यूनियन था ये स्टार्टिंग में इसलिए फॉर्म हुआ ताकि जो यूरोप की कंट्रीज हैं उसको इकोनॉमिकली रीबिल्ड किया जा सके। यानी जो यूरोपियन यूनियन था स्टार्टिंग स्टेज में वो एक इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो स्वरूप है वो चेंज होता चला गया और वो एक पॉलिटिकल यूनियन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन से यानी यूरोपियन यूनियन जो था उसका अपना एक फ्लैग हो गया। अपना फ्लैग होने के साथ साथ उसका अपना एक राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम हो गया। और इसके साथ साथ उसकी एक फाउंडेशन डेट भी डिसाइडेड हो गई। और हम ये भी देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कॉमन करेंसी को भी फॉलो किया जिसको कि हम यूरो के नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड में यूरो करेंसी एक फेमस करेंसी के तौर पर उभरी। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो फॉर यूरोपियन यूनियन था उसकी जो पॉलिसीज थी, अगर उसकी फॉरेन पॉलिसीज या फिर उसकी मिलिट्री पॉलिसीज के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा लेवल तक कॉमन पॉलिसीज फ्रेम होनी शुरू हो गई थी। उसमें ये भी देखा गया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है और जो सोवियत यूनियन के से डिसइंटीग्रेट होकर जो कंट्रीज आई थी ब्लॉक में से वो अब यूरोपियन यूनियन के साथ मिलनी शुरू हो गई थी और यूरोपियन यूनियन एक बड़ा ग्रुप बनता जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज देखने को मिली कि
काफी प्रयास करने के बावजूद जो यूरोपियन यूनियन था वह अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में नाकामयाब रहा। इस लेवल पे वो ज्यादा काम नहीं कर पाया, या इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी वो इसके लिए सहमत नहीं हुई। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन किस तरीके से एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया था, किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर यूरोपियन यूनियन की एक अपनी इमेज बननी शुरू हो गई थी, किस देश पर यूरोपियन यूनियन एक पावरफुल ग्रुप के तौर पर उभरना शुरू हो गया था। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जिसके हम लोग प्रीवियस चैप्टर से वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं ताकि हम आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकें। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।